गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की हमारी क्लास जो है उसमें हम प्रमाणों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमाण एक टाइप से क्या होता है पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। प्रमाण का मतलब किसी चीज़ के बारे में हमें जानना है, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है, या परीक्षा होता है। परीक्षा कैसे, जो अपन किसी भी चीज़ को जानने से पहले या किसी भी चीज़ का अध्ययन करने से पहले उसके बारे में जानते हैं, तो हम ये देखने जाते हैं कि अगर हम उसका एग्ज़ैक्ट या बोल दें मैं यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम कैसे उसको हर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सही है, इसमें क्या लिया है, इसके विषय क्या-क्या हैं। तो वो जो तरीके हैं एक टाइप से वो सारे क्या आते हैं, परीक्षा के अंतर्गत आते हैं, प्रमाणों के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रमाण में हम क्या करते हैं, प्रमाण क्यों पढ़े जाते हैं, तो जिनके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जा सके, या जो यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान जो है वो प्राप्त करवाने का जो तरीका है, या हम बोल देते हैं प्रतिपत्ति ज्ञान के जैसा। जैसे अब संहिताओं में या बहुत सारी बातें आयुर्वेद के बारे में है, तो कहीं भी किसी भी विषय के बारे में जो हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा बताया गया है वैसे का वैसा हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं बिना किसी त्रुटि के, तो हम किससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रमाणों से करते हैं। अब हम प्रमाणों के अंदर सबसे पहले प्रमाण शब्द की निरुक्ति देखते हैं। निरुक्ति में हम देखते हैं कि प्रमाण शब्द की निरुक्ति देखते हैं कि प्रमाण शब्द बना कैसे है। तो क्या आती है, प्रमीय यते अनेन इति प्रमाणम, यानी जो भी जिसके द्वारा प्रमा और प्रमेय दो वर्ड होते हैं, जो आगे अभी इसी क्लास में हम डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो जिसके द्वारा हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाए, यथार्थ जैसे जो जैसा है वैसे का वैसा ही ज्ञान, बिना त्रुटि जिसमें ना हो, त्रुटि रहित ज्ञान, ठीक है, रियल नॉलेज एक टाइप से बोल देते हैं। तो जिससे वो ज्ञान प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। ठीक है, यथार्थ का मतलब क्या होता है, सत्य का ज्ञान, रियल नॉलेज जिसके द्वारा प्राप्त की जाए उसे क्या कहते हैं, हम प्रमाण कहते हैं। अब तुम बोलोगे प्रमाण के पर्याय क्या-क्या है, प्रमाणों को और किन-किन नामों से जाना जाता है, तो ज्ञान यथार्थ ज्ञान जो था किससे प्राप्त हो रहा था, प्रमाणों से हो रहा है, और परीक्षा बोल देते हैं, और इसका पर्याय उपलब्धि, साधन और ज्ञान। ये सब क्या है, प्रमाण के पर्याय है। क्या-क्या पर्याय देख लिए हमने, प्रमाण, परीक्षा, उपलब्धि, साधन और ज्ञान। ज्ञान ही हम प्राप्त कर रहे हैं, साधन जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करवाने का साधन है, ठीक है। अब हम प्रमाणों की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया, वही जिससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाए वो प्रमाण होता है। और एक वर्ड आता है परीक्षा। परीक्षा किसे बोलते हैं, तो परीक्षा व्यवस्थापत्य वस्तु स्वरूप अनिति परीक्षा, यानी जांच पड़ताल कर वस्तु स्वरूप के यथार्थत्व का निर्धारण करना परीक्षा कहलाता है। जैसे हम सबकी भी परीक्षा हो गया, एग्जाम आते हैं, तो उससे क्या पता कर सकते कि हाँ किसको कितनी नॉलेज है, किसने कितने डीप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा है। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स मिलेंगे सबको। तो उससे क्या होता है, वो एक टाइप से हमारी क्या होती है, जांच होती है कि हमने कितना जो वस्तु थी या जो भी हमारा विषय था उसके बारे में हमने कितनी नॉलेज ली है, कितना उसका ज्ञान जो है वो हमने ग्रहण किया है, ठीक है। तो किसी भी जांच पड़ताल कर वस्तु के स्वरूप के यथार्थत्व को जानने का निर्धारण करना, वो क्या कहलाती है, परीक्षा कहलाती है। और चरक जो थे, आचार्य चरक, अब ऐसा पूछ लिया जाए प्रमाणों के लिए परीक्षा शब्द का उपयोग किसने किया, तो किसने किया है, आचार्य चरक ने किया है। अब देखो हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे जो बार-बार हमें आगे मिलेंगी, ठीक है। जैसे प्रमा क्या होता है, तो प्रमा किसे बोलते हैं कि जो वस्तु, ठीक है, जैसी है उसे उसी स्वरूप में स्वीकार करना, उसी रूप में ग्रहण करना या अनुभव करना प्रमा कहलाता है। जैसे अपन ऐसा होता है ना, जैसे जो चीज़ जिस अर्थ में कही गई है, जिस रेफरेंस में कही गई है, तुम वैसा ही उसको ग्रहण कर लोगे तो वो क्या कहलाएगी, प्रमा कहलाएगी। ठीक है? उसके यानी प्रमा क्या होती है? यथार्थ ज्ञान होती है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। और फिर आता है प्रमेय। जिन साधनों के द्वारा हम वो यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है? या जो
विषय है, वो सारे क्या कहलाते हैं प्रमेय। जैसे तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ के बारे में तुम अध्ययन कर रहे हो, उसके बारे में वो तुम्हारा क्या होगा प्रमेय होगा कि मैं इस विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, तो ये विषय तुम्हारे लिए क्या होगा प्रमेय होगा। अभी बताया गया कि जो न्याय दर्शन थे, न्याय दर्शन ने प्रमेय की संख्या कितनी बताई है 12, यानी ये 12 जो विषय होते हैं उनके बारे में हाँ, ज्ञान ग्रहण किया जाता है। ज्ञान ग्रहण के विषय 12 हैं। उनके नाम क्या-क्या है तो आत्मा, बुद्धि, प्रत्यभाव, शरीर, मन, फल, इंद्रिय, प्रवृत्ति, दुःख, अर्थ, दोष और अपवर्ग। मतलब न्याय दर्शन जो है उनमें इन 12 विषयों की चर्चा की जाती है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो ये अध्ययन कर रहा है, ठीक है? उसे क्या बोलते हैं हम? प्रमाता बोलते हैं। ये तो हमने क्या देखा? 3 चीज़ें देखी। पहली थी प्रमा, दूसरी थी प्रमेय और फिर था प्रमाता। प्रमा किसे बोलते हैं? प्रमा बोलते हैं ट्रू नॉलेज एक टाइप से, ठीक है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो विषय या जो वस्तु जैसी है, उसे उसी स्वरूप में ग्रहण करते हैं, वो प्रमा कहलाती है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। प्रमेय, जो विषय हम ग्रहण करने जा रहे हैं, उस विषय को क्या कहेंगे? प्रमेय बोलेंगे। और प्रमेय कितने बताए न्याय दर्शन ने? 12 बताए हैं। उसके बाद में प्रमाता, तो जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ज्ञान प्राप्त करने वाला, वो क्या कहलाता है? प्रमाता कहलाता है। ठीक है? अब आयुर्वेद के मतानुसार कि ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है? तो हम बोलते हैं आत्मा को होती है। तो आयुर्वेद मतानुसार प्रमाता कौन है? आत्मा है। अब देखो ये लाइन भी अब डेफिनेशन के बाद में समझ में आ गई होगी। स्टार्टिंग में बताते तो नहीं समझ में आती। यानी प्रमाता यानी ज्ञान प्राप्त करने वाले। तो प्रमाता को प्रमेयों की, ठीक है? प्रमेय यानी जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, ठीक है? जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है? प्रमा प्रमाणों से होती है। प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान। जैसे तुम्हारे रेफरेंस में बोलूँ, तुम अब पदार्थ पढ़ने आ रहे हो, ठीक है? तो तुम कौन हो? जो स्टूडेंट है वो क्या है? प्रमाता। विषय क्या है? पदार्थ विज्ञान है। और प्रमा यानी जो जैसा बताया गया है वैसे का वैसा ज्ञान प्राप्त करना, वो क्या है? प्रमा है। तो वो किससे होगी? प्रमाणों से होगी। अब प्रमाण हम देखते हैं कि कौन से प्रमाण, ये यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो बोला जा रहा है कि प्रमाणों की आवश्यकता है, वो प्रमाण कौन से हैं, ठीक है? कि कौन से आचार्य ने कितनी संख्या में वो प्रमाण बताए हैं। तो इनको एक्सप्लेन एक-एक करके आगे करेंगे, पर अभी संख्या बताई गई है यहाँ पे कि जैसे पहले चारवाक दर्शन था। चारवाक दर्शन जो था, चारवाक जो थे उन्होंने एक ही प्रमाण माना है और कौन-सा? प्रत्यक्ष। उसके बाद में वैशेषिक आते हैं, तो उन्होंने 2 माने हैं, ठीक है? फिर बौद्ध, जैन, सांख्य 3 आते हैं इसमें, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। न्याय ने 4 बताए हैं और चरक ने, आचार्य चरक, सुश्रुत, इन्होंने भी 4 बताए, प्रभाकर ने 5 प्रमाण बताए हैं, ठीक है? ये लिस्ट जो है वो हम ये प्रमाण पढ़ लेंगे तो हमें समझ में ज़्यादा आएगा कि हाँ, कि कौन से आचार्य ने कौन से माने हैं, क्यों माने हैं इन्होंने, ये 4 ही क्यों रखे हैं, इन्होंने ये 1 ही क्यों रखा है, ठीक है? अब देखो विधि बताई जा रही है आयुर्वेद में प्रमाण की। क्या बताई जा रही है कि सभी वस्तुएँ जितनी भी वस्तुएँ संसार में अपन बोल देते हैं ना, एक 2 टाइप की चीज़ें होती है। एक तो लिविंग लिविंग थिंग्स थी, एक नॉन लिविंग थिंग्स थी। यानी एक सत थी और एक असत थी। तो उन सभी के बारे में जो 2 विभाग कर दिए गए सभी वस्तुओं के लिए, उन सभी की परीक्षा जो होती है वो कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से होती है। वो 4 प्रकार कौन से हैं? तो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इन चारों से होती है। हम मेनली इन 4 प्रमाणों को डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे सारे प्रमाण पढ़ाए जाएँगे पर मेनली जो थे वो ये 4 थे, ठीक है? तो और जो कि आचार्य चरक ने बताया है। और रोग विशेष का ज्ञान करने के लिए, यानी सत्य और असत्य सभी जो विभाग है, सभी वस्तुएँ हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए परीक्षा 4 प्रकार की होती है। पर स्पेसिफिक ये विशेष लिखा आ जाए कि रोग विशेष का ज्ञान प्राप्त किससे होता है? तो 3 से होता है। कौन से? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान से होता है। अब ये जो उपलब्ध कराने के साधन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हेतु के। किन कारणों से हो रहा है, तो उन्हें क्या बोला जाता है? हेतु बोला जाता है।
उन चारों हेतु में क्या आते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, एतिह्य और उपमान, उपमेय आते हैं। अब इन्होंने ये 4 ही क्यों माने? तुम बोलोगे कि लिस्ट थी, वो तो आप बता रहे हो बड़ी-सी कि किसी ने 1 माना, किसी ने 2, लास्ट में 9, 10 भी माने हैं। पर इन्होंने ये 4 क्यों माने? क्योंकि ये बोलते हैं कि जो बाकी है ना, बाकी जो भी प्रमाण है, उनका समावेशन इन्हीं में हो जाता है। जैसे उपमान, अर्थापत्ति, अभाव और संभव, ये प्रत्यक्ष और अनुमान में आ जाते हैं। जो उपमान में क्या होता है? उपमान जो प्रमाण था, उसमें क्या किया जाता है? उसमें तुलना की जाती है। जैसे कोई भी चीज़ की तुलना कर दे कि हाँ, ये लाल रंग है, ये उसके जैसा है, ये उसके जैसा है, तो वो तुलना तो तुम अनुमान से कर सकते हो, ठीक है? या प्रत्यक्ष देख के भी कर सकते हो। तो ऐसे इस तरह से उन्होंने समावेशित कर दिया था। जैसे एतीय प्रमाण है, उसमें इतिहास के बारे में इतिहास से अध्ययन करके जो ज्ञान है वो प्राप्त किया जाता है और वैसा ही हमने किसमें देखा था? आप्तोपदेश में। तो एतीय को किसमें शामिल कर लिया गया? आप्तोपदेश में शामिल कर लिया गया। चेष्टा और युक्ति को किसमें? अनुमान में समावेशित कर लिया गया। इसलिए उन्होंने सिर्फ़ ये 4 ही माने थे। ठीक है? अब प्रमाणों का महत्व क्या है? प्रमाणों का प्रयोजन क्या है? उनका उपयोग क्या है? तो प्रमाण हम क्यों पढ़ते हैं? प्रतिपत्ति का ज्ञान करना जो है वो इसका प्रयोजन है और प्रतिपत्ति का मतलब कि अ, प्रतिपत्ति का प्रयोजन ये होता है कि यह जान लेना कि किसी रोग की चिकित्सा की योजना किस तरह बनाई गई है या कोई भी जैसे तुम्हें आगे किसी भी पेशेंट को हम अटेंड करते हैं, तो प्रतिपत्ति ज्ञान क्या होता है, वो हमें पूरी नॉलेज दे देता है कि हाँ, हमें इससे इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, हाँ, हमें ये जो चिकित्सा है, उसमें हमें ये औषधियाँ देनी है, वो सारी नॉलेज हमें प्राप्त हो जाती है। तो यही प्रमाणों का प्रयोजन है कि प्रतिपत्ति का ज्ञान करना। एक वर्ड में पूछे कि प्रमाणों का अध्ययन क्यों किया जाता है, तो प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए प्रमाणों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि ह प्रमाणों से हम क्या कर रहे हैं परीक्षा, जब तक हम उचित प्रकार से परीक्षा नहीं करेंगे, सही से परीक्षा नहीं करेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन-सी व्याधि है या कौन-से विकार है, कौन-से दोष है, तो हम आगे कोई भी चिकित्सा कार्य, कुछ भी हम सही से नहीं कर पाएँगे। तो योग्य प्रकार से की गई परीक्षा ही कार्य की क्या है, द्योतक है। यानी सबसे पहले हम अच्छे से परीक्षा करेंगे, उसके बाद ही हम अपने कार्य को संपन्न कर पाएँगे। फिर आगे आता है कि रोगों की चिकित्सा के लिए रोगों का सर्वोपरि ज्ञान होना आवश्यक होता है। आयुर्वेद के भी जो भी आयुर्वेद में पढ़ा जाता है, उसके लिए परीक्षण जो होता है, वो आवश्यक होता है। और जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, जैसे वात, पित्त, कफ है या रस है, वो सब किससे सिद्ध किए गए? सभी प्रमाणों से ही सिद्ध किए हो गए हैं। सभी के बारे में डिटेल जो है, वो प्रमाणों से ही हमें प्राप्त होती है। ठीक है? फिर आता है चिकित्सा में परीक्षा विधि की उपयोगिता क्या है? तो हमने बोला कि विशेष प्रकार से जो रोग का ज्ञान है वो किनसे होता है? 3 प्रमाणों से होता है। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा। और रोग की चिकित्सा कैसे करते हैं हम? तो देखो 5 इसमें चीज़ें होती हैं। सबसे पहले निदान, निदान क्या होते हैं? कारण होते हैं। जैसे मैं मान लो कोई बच्चा है, उसने ठंड में आइसक्रीम खाई, ठीक है? और फिर उसके जो कफ हो गया, बुखार हो गई, ठंड लग गई उसको, तो वो आइसक्रीम क्या थी? उसका निदान था कि हाँ, इसकी वज़ह से ये हुई है, ठीक है? तो निदानों में कारण आते हैं। पूर्व रूप क्या होता है? जो पहले के से ही जो सिम्पटम हमें दिखाई देने लग जाते हैं रोग के। जैसे बुखार होने वाला है, किसी को ज्वर होने वाला है, तो ज्वर होने से पहले ही उसको कुछ सिम्पटम आने लग जाते हैं। हम बोल देते हैं कि हाँ, मेरे को लगता है कि शाम तक मेरे को फ़ीवर आ जाएगा, ज्वर उत्पन्न हो जाएगा। तो पहले के जो सिम्पटम आते हैं, उन्हें पूर्व रूप बोलते हैं। रूप में मुख्य लक्षण आते हैं। उपशय क्या होता है? उपशम के द्वारा हम औषध आहार विहार जो व्याधि के जो एकदम गूढ़ लिंग होते हैं, यानी कि
और डिटेल में व्याधि के लक्षणों का जिनके द्वारा हम अध्ययन कर पाते हैं, वो उपशम में आते हैं और संप्राप्ति की रोग कैसे हुआ, क्या-क्या अवस्था हुई, वो सारी हम संप्राप्ति में डिटेल से पढ़ जान लेते हैं, ठीक है? तो रोग ज्ञान के लिए इनका ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है? और इनके ज्ञान के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रमाणों की आवश्यकता पड़ेगी, बिना प्रमाण के हम इनके बारे में पता नहीं कर सकते हैं, मतलब हर स्टेज पे हमें प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है रोग ज्ञान के बारे में जानने के लिए। जैसे आप्तोपदेश है, आप्तोपदेश प्रमाण के बारे में मैंने पहले थोड़ा बताया था, अभी शॉर्ट में बताती हूँ क्योंकि आगे इसका पूरा चैप्टर है, ठीक है? तो आप्तोपदेश क्या होता है कि कोई भी जो हम पुरानी संहिताओं से या पुराने आप्त व्यक्ति ने जो निर्देश दे दिए, हम उसका पालन करते हैं। जैसे चरक संहिता में हमने बता दिया कि ये योग है, ये इसमें काम आएगा, ठीक है? तो हम मान लेते हैं कि हाँ, उसमें ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि वो आप्त पुरुष है। आप्त पुरुष कैसे होते थे? जैसे 3 जो गुण बताए जाते हैं, सत्व, रज और तम। तो उसमें क्या होता है, वो रज और तम जो वैकारिक थे, गुण थे, उनसे मुक्त होते हैं, ठीक है? और जिनको तीनों काल का ज्ञान हो, तो ऐसे इन व्यक्ति की बातें तो सब मानेंगे ना, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उस पुरुष को क्या बोलते हैं, उस पुरुष को आप्त बोलते हैं और ऐसा व्यक्ति जो भी वचन बोलता है, उन वचनों को क्या बोला जाता है, उपदेश बोला जाता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा, वो जो भी उपदेश देगा, हम उसे क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं और हम उसकी बात जो है उसके अकॉर्डिंग फिर आगे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आत्मोपदेश के द्वारा कैसे जैसे अब बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी अपन प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकते, अभी भी अपन नॉलेज ले रहे हैं, वो संहिताओं से ले रहे हैं जैसे, तो वो क्या हो गया आत्मोपदेश हो गया। तो रोगों की परीक्षा में बहुत वो रोगों की परीक्षा करते टाइम हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, हम कोई ना कोई रेफ़रेंस देखते हैं, हम देखते हैं हाँ, इसके बारे में इस बुक में ये बताया गया था, ठीक है? तो वो वहाँ पे हम आप्तोपदेश की सहायता से रोगों की परीक्षा कर पा रहे हैं। तो एक-एक रोग की परीक्षा करते समय वह ऐसी प्रकोपणों वाला या एक प्रकृति इसकी ये प्रकृति है, ये ऐसे कारणों वाला है, ऐसे स्थान वाला है, ऐसी वेदना वाला है। तो वो सारी वेदना जैसे बोल दी जाती है, जैसे वात बढ़ जाता है किसी में तो उसमें बोला जाता है तोद होता है या इस प्रकार की वेदना होती है। तो हम उससे पूछेंगे हाँ, किसी जो रोग है उसमें जैसे सुइयाँ चुभती हो, इस प्रकार की वेदना होती है, तो वो हम वहाँ से समझ जाएँगे कि हाँ, उसमें ऐसा लिखा था, ऐसा रेफ़रेंस था कि ये इस प्रकार की वेदना है। तो ऐसी वेदना है या इस स्थान पर पीड़ा हो रही है, किस प्रकार का कष्ट हो रहा है, ये रोग जो है उसका स्वरूप कैसा है, ये सारा ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? आप्तोपदेश से प्राप्त होता है। या ऐसे जो भी उपद्रव होंगे बाद में रोग के बाद में वृद्धि, स्थान, क्षय, ये सारा ज्ञान प्राप्त करवाने वाला कौन होता है? आप्तोपदेश प्रमाण होता है। फिर आता है प्रत्यक्ष। आप्तोपदेश तो वो हुआ कि ठीक है हमने पहले जो आप्त वचन थे उनके अनुसार जो परीक्षा कर ली। जैसे उन्होंने इसमें बोला गया था कि ज्वर में शरीर का तापमान बढ़ जाता है। हमने देखा कि तापमान बढ़ गया तो हमें ध्यान है हमने ये पढ़ा हुआ है कि ज्वर होने पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो हम इस कन्क्लूज़न पे पहुँचे कि ठीक है उस व्यक्ति को ज्वर है। इसी तरह प्रत्यक्ष में क्या होता है, प्रत्यक्ष में हम उसी समय ज्ञान को ग्रहण करते हैं अपनी इंद्रियों की सहायता से और कौन-सी इंद्रियों के सभी इंद्रियों की सहायता से केवल रस ज्ञान को छोड़कर, ठीक है? जैसे कानों से हम सुन सकते हैं, कोई बोलते हैं कि संधियाँ जो है, ठीक है? संधियों की से आवाज़ आ रही है, अंगुलियों के जो पर्व है, उसमें फूटने की आवाज़ आ रही है, स्वर भेद हो रहा है या अपन मॉडर्न में भी बोल देते हैं बीजिंग साउंड है, ये है, तो आंतों की आवाज़ है, पेट से आवाज़ आ रही है, तो वो सब हम किससे सुन रहे हैं? उसी टाइम सुन रहे हैं और उसी टाइम हमें पता लग रहा है कि हाँ, ऐसी आवाज़ आ रही है। तो वो ज्ञान किससे हुआ? हमारे श्रोत्र के द्वारा हुआ, ठीक है? फिर चक्षु के द्वारा देख के हम किसका पता लगा सकते हैं? तो देख के हम है ना अ, वर्ण का पता लगा सकते हैं, हम आकार का पता लगा सकते हैं, छाया आदि इन सब की परीक्षा चक्षु इंद्रियों से हो सकती है। जैसे कोई एनीमिया का पेशेंट हो, जिसे आयुर्वेद में पांडु बोल दिया जाता है, तो किसी में खून की कमी है तो उसके फेस से दिख जाएगा, आँखों में दिख जाएगा, अपन उसके नेल्स चेक करते हैं, तो वो सब अपन क्या कर रहे हैं, देख के पता कर रहे हैं। तो वो क्या होता है चक्षु इंद्रियों से हम परीक्षा विषय होता है वो हमारा, ठीक है? फिर घ्राण के द्वारा ज्ञान इंद्रियों द्वारा कैसे करते हैं? प्राकृत या विकृत जो भी स्पर्श होता है उसकी परीक्षाएँ कर ली जाती है।
अब इसी तरह अनुमान द्वारा किसकी परीक्षा की जाती है? ये इसमें थोड़ा गलत लिखा है ना, 2 पॉइंट होंगे, वो मैं लिखा दूँगी तुम्हें, ऐड करवा देंगे, है ना, पीडीएफ में। स्पर्श की परीक्षा होगी, वो स्पर्श इंद्रियों से होगी, ठीक है? और जो घ्राण इंद्रिय होती है, उनसे गंध का ज्ञान होगा। अब देखो अनुमान के द्वारा परीक्षा, अनुमान कैसे करेंगे हम, किसका अनुमान लगाएँगे? जैसे को बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हमारी बॉडी में चलती है जो हमें दिखाई नहीं देती, तो उसका क्या अनुमान ही लगाया जा सकता है। जैसे अग्नि होती है, अग्नि क्या करती है? भोजन को पचाने वाली होती है, तो किसी व्यक्ति का पाचन शक्ति अच्छी है, तो हम क्या बोलेंगे, अग्नि की जितनी ज़्यादा अग्नि होगी, उतनी उसकी पाचन शक्ति अच्छी होगी, और किसी की अग्नि मंद हो गई, जैसे कि ज्वर में हम बोलते हैं अग्नि मंद हो जाती है, तो वो जो खाना खा लेता है वो बोले मेरे डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो हमने अब देखा थोड़ी है होते हुए, हम क्या इसका अनुमान ही लगा सकते हैं। तो पाचन शक्ति से अग्नि का अनुमान लगाना। बल की परीक्षा जैसे व्यायाम से होती है, कोई अधिक व्यायाम कर लेता है तो हम बोलते हैं हाँ, इसमें बल अधिक होगा इसलिए अधिक व्यायाम कर पा रहा है, या किसी ने कम किया तो हम ये अनुमान ही लगा सकते हैं, उसका कोई मीटर तो है नहीं चेक करने का कि हाँ, इसमें इतना बल है। ठीक है? फिर जो शब्द आदि विषय है, उनको समुचित ग्रहण कर्ण आदि इंद्रियों से ग्रहण करने की शक्ति, या मन के जो अर्थ विचार है, किसी के मन में क्या चल रहा है, उसका हम अनुमान ही लगा सकते हैं। हम देख तो सकते नहीं है सही से कि ये प्रत्यक्ष रूप से, जैसे हमें आँखों से दिखाई चल गया कि हाँ, ये अपने मन में ये चीज़ें सोच रहा है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का क्या अनुमान ही लगाया जा सकता है। फिर व्यवसाय से विज्ञान की, या जिन व्याधियों का लक्षण गुप्त है, उनकी परीक्षा उपचय और अवरोपचय से की जाती है। जैसे ग्रहणी की मृदुता या कठिनता की परीक्षा करना, किसी विषय में इच्छा या द्वेष करना, रोगी से प्रश्न करके हम पूछ सकते हैं। जैसे किसी को कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ बुरा लग रहा है, तो हम कैसे पूछेंगे उससे? प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम बोलेंगे खाना अच्छा लग रहा है, मीठा अच्छा लग रहा है, तीखा अच्छा लग रहा है, मुँह कड़वा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम किससे जान सकते हैं? उससे डायरेक्ट प्रश्न करके जान सकते हैं। जितना संभव हो सके विचार कर रोग विनिश्चय कर तत्पश्चात चिकित्सा का निर्धारण करना चाहिए। यानी जो भी हम बोलते हैं चिकित्सा करते हैं, अब उससे पहले हमें सोच विचार करना चाहिए जितना संभव हो सके। जैसे कोई आया तो हमें उसके सारे लक्षण देखने चाहिए, हमें उससे उसके बारे में उससे सिम्पटम पूछने चाहिए, फिर हमें खुद अपनी आँखों से देखना चाहिए कि हाँ, उसके जो फेस है या उसका जो शरीर है उस पे क्या इफ़ेक्ट है, हमें चेक करने चाहिए। ऐसे सार सब कुछ विचार करके लास्ट में ही हमें कोई डिसीज़न पे पहुँचना चाहिए कि हाँ, इसे ये रोग है। फिर उस रोग का निश्चय कर हमें उसे चिकित्सा जो होती है उसका निर्धारण करना चाहिए कि हाँ, मैं इसे ये चीज़ें देके, ये मेडिसिन देके उसे ठीक करूँगा। ठीक है, आज की क्लास इतनी रहेगी। तो आज हमने प्रमाण के बारे में पढ़ा, प्रमा, प्रमेय, प्रमाता किसे कहते हैं, और डिटेल में अब प्रमाण जो है वो हम कल से पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने देखा प्रमाणों की उपयोगिता क्या है, या हम कैसे परीक्षा कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रमाण क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा आप्तोपदेश से हमें किन चीज़ों का ज्ञान हो रहा था, और प्रत्यक्ष से किन का ज्ञान हो रहा था, अनुमान से किन का ज्ञान हो रहा था, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है। ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू।